स्वार्थ अलग अलग रूप धारण करता है। कभी जाति का रूप ले लेता है तो कभी धर्म का। और ये कहा था महात्मा ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा फुले के तौर पे, जिनको पूरा महाराष्ट्र जानता है। महाराष्ट्र में नव जागरण काल के प्रणेता ज्योतिबा फुले, जिन्होंने शिक्षा के जरिए, जिन्होंने बताया कि ये जो जाति के आधार पे जो शोषण है, जो अत्याचार है, उस सबके पीछे अशिक्षा या अविद्या जो है प्रमुख कारण है। उनकी पत्नी, जिन्होंने लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोला, सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले एक आइकॉनिक फिगर मराठी समाज में ही नहीं है, वहाँ तो वो है ही, जाहिर सी बात है। महात्मा ज्योतिबा फुले एक आइकॉनिक फिगर इस देश बल्कि दुनिया के इतिहास में भी है। हमसे लगातार एक सवाल किया जा रहा था कि हम बंगाल के अलावा क्या बात नहीं करेंगे। हमसे ये भी सवाल किया जा रहा था कि नवजागरण में जो दलित आंदोलन है हम उसके बारे में कब बात करेंगे। इसका एक जवाब तो ये है कि हम एक क्रोनोलॉजी में चल रहे थे, यानी कि कौन पहले आया और कौन बाद में। तो निसंकोच हम उसमें चल रहे थे और आज हम पहुंच गए हैं दलित आंदोलन जो आधुनिक भारत में है उसकी उत्पत्ति तक। मेरे साथ प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी हैं, जो लगातार आपकी रेनेसां की क्लासरूम ले रहे हैं। आज हम बात करेंगे ज्योतिराव फुले के बारे में, ज्योतिबा फुले जिनको हम जानते हैं, के नाम से जानते हैं। और आप सबकी प्रतिक्रियाएं हमको मिल रही हैं, ईमेल्स आ रही हैं, आपके कमेंट्स हमको मिलते हैं। तो आज मंडे है, नवा एपिसोड है हमारा आज। आपके सवाल जो होंगे वो हम लेंगे अपने 10वें एपिसोड में गुरुवार को। तो अपने सवाल हमको भेजें, कमेंट बॉक्स में भी अपनी क्वेरीज लिखें। और मैं बिना कोई देर किए क्लास जो है वो ओवर कर देता हूँ। प्रोफेसर को आपका स्वागत है। प्रोफेसर थैंक यू। मैं ठीक हूँ। आप एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं? आज हम एक नया बिल्कुल वो शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल एक नया दायरा है ये, और एक ऐसा दायरा है जिस पर के वामपंथियों ने तो बिल्कुल बहस नहीं की है। जी। और आपने मुझे आगे कर दिया है। वामपंथियों ने तो बहस नहीं की है, दक्षिणपंथी जो है वो उनके आते पॉलिटिकल रहे ढांचे में ये फिट नहीं बैठता है। लेकिन वो ज्योतिबा फुले जो है उनको प्रतिष्ठित जरूर कर देंगे, उनकी फोटो पे माला चढ़ा देंगे। पर जो वो चाहते थे वो शायद कभी नहीं किया जाएगा। तो प्रोफेसर क्लास शुरू कर देते हैं हम लोग। मुझे लगता है कि हमको जो है बात शुरू कर देनी चाहिए। जी, तो इट्स ओवर टू यू नाउ। जी, आज हम लोग ज्योतिबा फुले के बारे में और उस दौर के बारे में बात करेंगे जो महाराष्ट्र में नवजागरण के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे इश्यूज हैं। कम से कम इतना मैं आपको पहले से कह सकता हूं, आप लोग जो ज्योतिबा फुले और दलित आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं और उनसे जुड़े हुए उनके पास बहुत सारे सवाल हैं। ये ज्योतिबा फुले पर शुरुआत है। सारी चीजें इसमें नहीं आएंगी, ये शुरुआत है। जैसे हमने 8 एपिसोड किए बंगाल पर, 4 किए हमने राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर, तो कम से कम 4 एपिसोड तो हम ज्योतिबा फुले पर भी करेंगे, ये पक्का है। मिनिमम इतना तो पक्का है, आगे डिपेंड करता है। सो जिन लोगों के सवाल हों, मेरा कहना यह है कि जो बात आपके सामने रखी जा रही है उससे संबंधित प्रश्न उठाए जाएं तो मदद ज्यादा मिलेगी बहस को कंसोलिडेट करने में, केंद्रित करने में। पहली समस्या यह है कि जब हम ज्योतिबा फुले के बारे में बात करते हैं तो ज्योतिबा फुले निश्चित तौर पर एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। और वो एक साधारण परिवार, हम सब लोग जानते हैं कि वो एक माली का परिवार था जिसमें उनका जन्म हुआ। और उसकी जो सामान्य पृष्ठभूमि है वो इंटरनेट पर इफरात में अवेलेबल है। मैं उस डिटेल्स में अपना समय नहीं खर्च करूंगा। उनकी पत्नी थी जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली थी और बहुत ही जनता के प्रति समर्पित थी, सावित्रीबाई फुले। इन दो लोगों ने मिलके जो महाराष्ट्र के नवजागरण का जो परिदृश्य बनाया, वो परिदृश्य निश्चित तौर पर बहुत मूल्यवान परिदृश्य है। और वह परिदृश्य अनेक चीजों में बंगाल के नवजागरण से मिलता है। इनके अनेक काम बंगाल के नवजागरण से मेल खाते हैं, उसकी संगति में है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इनकी अपनी विशिष्ट हैं और वो एक खास तौर पर इन्होंने अपने तरीके से विकसित की हैं।
और ये चीजें हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, उन्हें एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या चीजें हैं वो। मैं जब पिछले कई दिनों से जब इस पर पढ़ रहा था तो और देख रहा था, तो एक मेरे अंदर एक बहुत ही सामान्य सी जिज्ञासा थी। मेरी भी शिक्षा हुई है इसमें, और बहुत ही जरूरी शिक्षा हुई है। वो पहली चीज ये है कि नवजागरण पर बात करते समय हमें मिथ मेकिंग से बचना चाहिए। नवजागरण का उद्घाटन तब तक नहीं होगा जब तक कि नवजागरण में हम आलोचनात्मक दृष्टिकोण से प्रवेश न करें। आज जब हम नवजागरण पर बात कर रहे हैं तो हम 21वीं शताब्दी में बात कर रहे हैं, हम 19वीं शताब्दी में नहीं है। वो गुजर चुका है दौर 19वीं शताब्दी का। तो आज हमारे बीच में नवजागरण का जो विमर्श, चाहे वो ज्योतिबा फुले का हो, चाहे वो सावित्री फुले का हो, चाहे वो रमाबाई का हो, चाहे वो आनंदीबाई का हो, जिस व्यक्ति को भी हम, जिस विचारक को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसे क्रिटिकली देखें और मिथ मेकिंग से बचें। नवजागरण पर बात करते समय ये एक प्रॉब्लम रही है, और लिखते समय भी एक प्रॉब्लम रही है कि आम जनता में मिथ की तरह, एक ईश्वर की तरह नवजागरण के पुरोधाओं को पेश किया गया है, जो कि नवजागरण के पुरोधाओं के साथ अन्याय है। स्वयं ज्योतिबा फुले ने इस बात को रेखांकित किया है कि अगर मेरी बात कोई अयोग्य लगे तो आप मुझे सूचित कीजिए, सही न लगे आप मुझे सूचित कीजिए, मैं उसे अगले संस्करण में ठीक कर लूंगा। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच हमारी आज भी होनी चाहिए कि नवजागरण पर जब बात करें तो अगर कहीं कोई ऐसी चीज दिखाई दे जो कि फिलहाल अप्रासंगिक है, तो उससे आगे निकला जाना चाहिए, उससे आगे बढ़ के बहस की जानी चाहिए। तो नवजागरण पर बात करते समय मिथ मेकिंग से बचा जाए तो बेहतर एक विमर्श तैयार हो सकता है। और अफसोस की बात है कि नवजागरण को लेकर बंगाल और महाराष्ट्र में एक अच्छे खासे समुदाय के जरिए, वर्गों के जरिए मिथ मेकिंग बहुत हुई है। उसने नवजागरण के विमर्श को लोकतांत्रिक तरीके से संप्रसारित होने में बाधा खड़ी की है। आलोचनात्मक विवेक पैदा करना नवजागरण का प्रधान लक्ष्य था, और जो पहले से मिथ बने हुए थे उन मिथों का भंजन करना उसका प्रधान लक्ष्य था। जैसे ईश्वर का मिथ बना हुआ था, संस्कारों का मिथ बना हुआ था, जीवन मूल्यों का मिथ बना हुआ था, हमारे आचार व्यवहार संस्कार इनके मिथ बने हुए थे। इन सारे के सारे मिथों को एक सिरे से नवजागरण चुनौती देता है। तो इसलिए पहली जो चीज है वो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने जेहन में रखें कि मिथ मेकिंग से बचा जाना चाहिए। अब जिन ज्योतिबा फुले के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो ज्योतिबा फुले एक खास हिस्टोरिकल कंडीशन में ही पैदा हो सकते हैं, आज नहीं हो सकता वो ज्योतिबा फुले। वो 19वीं शताब्दी में ही संभव था। आज कोई चाहे तो ज्योतिबा फुले नहीं बन सकता, वो कुछ और बन सकता है लेकिन ज्योतिबा फुले नहीं बन सकता। ज्योतिबा फुले की जो जमीन है वो जमीन स्वेच्छा से तैयार नहीं हुई। कोई भी महापुरुष स्वेच्छा से पैदा नहीं होता कि उसने चाहा और वो पैदा हो गया, नहीं। नवजागरण के जितने महापुरुष पैदा हुए वे उस दौर में एक खास कंडीशन थी, एक खास भौतिक परिस्थितियां, उस भौतिक परिस्थितियों में पैदा हुए। आज वे भौतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं, इसलिए महानायक या महापुरुष या महान विचार पैदा करना संभव नहीं है। 19वीं शताब्दी में संभव था। क्यों संभव था? क्योंकि हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज था। औपनिवेशिक शासन, अंग्रेजों के शासन का बड़ा चैलेंज था। हमें अपनी सत्ता और महत्ता सिद्ध करनी थी। हम कितने क्रिटिकल हैं,
हम अपनी चीजों को दुरुस्त करने में कितने सक्षम हैं, ये हमें प्रूव करना था। और नवजागरण के पुरोधाओं ने इस स्पिरिट के साथ काम करके बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों, रीति रिवाजों, अंधविश्वास, बाल विवाह, विधवा विवाह, इन तमाम प्रश्नों को एक सिरे से उठाया, स्त्री शिक्षा, इन तमाम प्रश्नों को एक सिरे से उठाया। और ये एक प्रश्न उठाते समय उनके दिमाग में एक ही चीज थी बार बार जो काम कर रही थी, वो ये कि हम अपने समाज को बदल सकते हैं। ज्योतिबा फुले के ऊपर एक व्यक्ति का बहुत गहरा असर था, वो थे थॉमस पेन। थॉमस पेन की एक पुस्तक थी मनुष्य के अधिकार, ये पुस्तक उन्होंने पढ़ी थी। और इस पुस्तक में कभी मौका लगेगा तो इसकी बाद में बातचीत करेंगे हम। इस पुस्तक में बहुत सारी मूल्यवान चीजें थी जिनसे कि दुनिया भर के तमाम परिवर्तनकामी लोग, महापुरुष, विचारक प्रभावित हुए। ज्योतिबा फुले के एक शिक्षक थे, गुरु थे, लहूजी बुआ, पूना में। और ये लहूजी बुआ जो है, ये साधारण आदमी नहीं थे, बहुत ही असाधारण व्यक्ति थे। इनसे ज्योतिबा फुले ने अनेक चीजें सीखी। ये लहूजी बुआ इसलिए भी जाने जाते हैं कि उस जमाने में एक महान क्रांतिकारी हुए हैं, वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के को लहूजी बुआ ने ही शिक्षित किया था और क्रांतिकारी चेतना दी थी। हम सब लोग जानते हैं कि जिस समय ये नवजागरण शुरू हुआ तो उसका सेंटर, नवजागरण का सेंटर था पूना, बंबई नहीं था। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी हुआ करती थी पूना। आज भी बंगाल, वो महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पूना है। तो नवजागरण की जो वैचारिक लड़ाइयां हैं, सामाजिक लड़ाइयां हैं, उनका केंद्र पूना 19वीं शताब्दी में भी था, आज भी है। और पूना में दो तरह के लोग रहते थे। एक तरफ वे लोग थे जो रूढ़िवादी थे, कंजर्वेटिव लोग थे, और दूसरी तरफ प्रगतिशील लोग थे, उदार चित्त के लोग थे, उदार दृष्टिकोण के लोग थे। और जाहिर है कि जो कंजर्वेटिव लोग थे वे संख्या में ज्यादा थे। ज्योतिबा फुले के पास में भारतीय परंपरा का तो ज्ञान था ही, उन्होंने उपनिषद पढ़े थे, उन्होंने गीता पढ़ी थी, उन्होंने और जो भारतीय साहित्य था संस्कृत का वह भी पढ़ा था। इसके अलावा उन्होंने थॉमस पेन के अलावा उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल्स, स्पेंसर, इनका भी खास तौर पर अध्ययन किया था। और साथ साथ ईसाई मिशनरीज का भी उनके दृष्टिकोण पर प्रभाव था। ये सारी चीजें मिलके ज्योतिबा फुले के दृष्टिकोण का निर्माण करती हैं। एक महिला थी, कुमारी फर्रार। ये उस जमाने में महाराष्ट्र में एजुकेशन की अधिकारियों में से एक थी। इन श्रीमती जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इन्होंने ज्योतिबा फुले को स्त्री शिक्षा का मंत्र दिया कि स्त्री शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कुमारी फर्रार से ज्योतिबा फुले ने यह बात सीखी और जानी। मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं और मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूं कि विचारों की दुनिया में प्रवेश करते समय, जैसा कि माओ त्से-तुंग कहते थे कि हमें जानना चाहिए कि आखिर विचार आते कहां से हैं और कैसे आते हैं। तो कुमारी फर्रार ने जो ज्योतिबा फुले को स्त्री शिक्षा की दीक्षा दी कि अगर भारत का विकास करना है, महाराष्ट्र का विकास करना है,
तो इसके लिए जरूरी है कि स्त्री शिक्षा की महत्ता को समझो और स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार करो। और वहां से ज्योतिबा फुले ने यह चीज अपने जेहन में बिठाई कि उन्हें भी स्त्री शिक्षा के लिए काम करना है। ज्योतिबा फुले ये जानते थे कि बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल में नवजागरण के लोगों ने, राजा राममोहन राय ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, ब्रह्म समाज के लोगों ने या प्रार्थना समाज के लोगों ने क्या किया है, इसको ज्योतिबा फुले अच्छी तरह से जानते थे। इसके बावजूद कुमारी फर्रार ने उन्हें स्त्री शिक्षा का जो मंत्र दिया, उसका गहरा असर ज्योतिबा फुले के दृष्टिकोण पर पड़ा। अब एक तरफ तो यह स्थिति है कि ज्योतिबा फुले स्वयं, उनका व्यक्तित्व कैसे विकसित हुआ, क्या क्या हुआ उसमें, उसकी हम क्रमबद्ध तरीके से बाद में चर्चा करेंगे। अभी मैं फिलहाल उसे कुछ देर के लिए यहीं छोड़ रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि महाराष्ट्र के नवजागरण पर बात करते समय या बंगाल के नवजागरण को भी केंद्र में अगर हम रखें, बात करते समय तो एक चीज कॉमन मिलेगी आपको। वो कॉमन क्या है? वो कॉमन यह है कि स्त्री के सवाल महाराष्ट्र के नवजागरण में भी प्रमुख हैं और बंगाल के नवजागरण में भी प्रमुख हैं। वो चाहे वो स्त्री शिक्षा का प्रश्न हो, चाहे विधवा विवाह का प्रश्न हो, चाहे वो बाल विवाह का विरोध हो, चाहे वो और दूसरे प्रश्नों में बहुपत्नी प्रथा की समस्या हो, ये चीजें साझा हैं, कॉमन हैं। लेकिन एक चीज नई है, वहां जाति प्रथा को प्रमुख एजेंडा नहीं बनाया गया था, बल्कि वह गौड़ एजेंडा था। बंगाल में जाति प्रथा को चुनौती दी गई थी, लेकिन वो डायरेक्ट एजेंडा बना के नहीं दी गई। लेकिन यहां पर जाति प्रथा के खिलाफ, ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ में बहुत तीखी लड़ाई लड़ी गई और उसे चुनौती दी गई। और ये विशिष्टता के कारण ही कि महाराष्ट्र के नवजागरण के सेंटर में दलित हैं और दलित लीडरशिप है, और बंगाल के नवजागरण के केंद्र में जाति प्रथा के खिलाफ में तो है ही, लेकिन वहां लीडरशिप ब्राह्मणों की है। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कॉमन है वो ये कि दोनों ही जगह जो नवजागरण के लिए प्रयत्न करने वाले लोग हैं वो कौन है? पुरुष। स्त्री को के सवालों को उठाने वाले कौन लोग हैं? पुरुष। तो महाराष्ट्र के नवजागरण और बंगाल के नवजागरण, इन दोनों पर जब विचार करें तो हम एक चीज ध्यान रखें कि नवजागरण की जो लक्ष्मण रेखा है कि नवजागरण का किस हद तक और किस दृष्टिकोण से विकास किया जाए, वह लक्ष्मण रेखा खींची है पुरुषों ने। अगर ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय इनको केंद्र में रखें तो ध्यान रखें कि ये पुरुष लोग हैं जिन्होंने के नवजागरण की लक्ष्मण रेखा खींची। लेकिन महाराष्ट्र में एक विलक्षण चीज घटी जो कि नोटिस की जानी चाहिए। वो ये कि महाराष्ट्र में कई प्रतिष्ठित स्त्रीवादी दृष्टिकोण की समाज सुधारक लेखिकाएं सामने आती, जो कि बंगाल में नहीं है। जो महाराष्ट्र के नवजागरण का एक वैशिष्ट है वो ये कि यहां दलित भी है लीडरशिप में और स्त्रियां भी हैं लीडरशिप में। दलितों के पास भी विचार हैं और स्त्रियों के पास भी विचार हैं। हम लोग बाकायदा स्त्रियों ने क्या किया है और स्त्रियां कितनी विचारवान वहां हुई हैं, उनके नए विचार किस तरह से क्रांतिकारी थे, बल्कि यह कहना ज्यादा अच्छा होगा कि कुछ मामले में जो स्त्री समाज सुधारक थी महाराष्ट्र की, वे दलित समाज सुधारकों से ज्यादा विकसित दृष्टिकोण रखती थी, ज्यादा सुसंगत ढंग से चीजों पर उन्होंने विचार किया। स्त्री के प्रश्नों पर स्त्री के दृष्टिकोण से सबसे विस्तार से उन्होंने चर्चा की। हम अलग से पूरी की पूरी श्रृंखला उन पर रखेंगे।
सो महाराष्ट्र के नवजागरण में स्त्रियां भी हैं और दलित भी हैं। बंगाल के नवजागरण में स्त्रियां नहीं है, दलित भी नहीं है। वहां ब्राह्मण है और ब्राह्मण ही स्त्रियों के प्रश्न उठा रहे हैं, ब्राह्मण ही दलितों के प्रश्न उठा रहे हैं। सो लीडरशिप जो है वो मेजॉरिटी लीडरशिप जो है नवजागरण की वो पुरुष लीडरशिप है। और ये एक सबसे बड़ा चुनौती का एरिया है। और चुनौती का एरिया इस सेंस में है कि नवजागरण के साथ में समाज सुधार तो होता है, स्त्रियों को शिक्षा मिलती है, विधवा विवाह की परंपरा की शुरुआत होती है, बहुवत पत्नी प्रथा पर रोक लगती है, ये तमाम चीजें घटती हैं। लेकिन एक चीज नहीं घटती, वो ये कि पितृसत्ता की जो विचारधारात्मक पकड़ है वो कमजोर नहीं होती। और पितृसत्ता की विचारधारात्मक पकड़ नवजागरण ने जो बनाई वह असल में सारी मुसीबत की जड़ है। नवजागरण पर बात करते समय उसके तमाम किस्म के सोशल रिफॉर्म के इश्यूज पर तो बात करते हैं हम लोग, लेकिन उसमें पितृसत्ता की विचारधारा कैसे बनी रहती है, बची रहती है, और वह कैसे पूरे के पूरे नवजागरण के लक्ष्य को ही एक तरह से प्रभावित करती है और पीछे ले जाती है, इस पर हमने कम विचार किया है। या यूं कहें कि स्त्रीवादियों के अलावा इस पक्ष पर किसी ने विचार नहीं किया। इसलिए जब हम स्त्रीवादी जो नवजागरण की लेखिकाएं हैं, समाज सुधारक हैं, उन पर जब हम बात करेंगे, पंडिता रमाबाई वगैरह पर जब हम बात करेंगे, तो हम विस्तार से उन सब प्रश्नों को खोलेंगे। लेकिन नवजागरण ने एक बड़ा काम किया। वो बड़ा काम यह किया कि उसने राष्ट्रीय एजेंडे के तौर पर स्त्री मुक्ति के प्रश्न को सबके सामने, पूरे देश के सामने खड़ा किया कि स्त्री मुक्ति का प्रश्न राष्ट्रीय मुक्ति के प्रश्न से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। जो लोग ये कहते हैं ना कि जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, इसे थोड़ा सा दूसरे रूप में देखा जाना चाहिए। अगर आपके समाज में स्त्री लिबरेट नहीं होती और मुक्त नहीं होती है, तो आप तय मानिए आप चाहे जितनी बड़ी आर्थिक ताकत बन जाए, आपकी सामाजिक मुक्ति या राष्ट्रीय मुक्ति नहीं होगी। सामाजिक मुक्ति और राष्ट्रीय मुक्ति के अभीप्सित लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्त्री मुक्ति अनिवार्य है। स्त्री मुक्ति के बिना सामाजिक मुक्ति या राष्ट्रीय मुक्ति का सपना पूरा नहीं होता। आप अमीर हो सकते हैं, सारा देश अमीर बनाया जा सकता है, लेकिन स्त्री जरूरी नहीं है कि मुक्त हो। इटली बहुत अमीर है, अमेरिका बहुत अमीर है, लेकिन स्त्रियों की दशा बहुत खराब है वहां। सो आधुनिक काल में नवजागरण ने जब स्त्री मुक्ति को प्रधान एजेंडा बनाया, तो उसने कहीं ना कहीं यह मैसेज भी दिया कि अगर किसी भी देश को अपने पूरे के पूरे राष्ट्र को मुक्त करना है, लिबरेट करना है, तो जरूरी है कि वह अपने समाज में स्त्री को मुक्त करे, लिबरेट करे। जो समाज स्त्री को मुक्त नहीं कर सकता, वह समाज स्वयं कभी मुक्त नहीं हो सकता, चाहे उसके यहां जितना विकास हो जाए, जितने संसाधन जुटा दिए जाएं स्त्री के पास, समाज में चाहे जितनी तरक्की हो जाए, लेकिन स्त्री मुक्ति के बिना राष्ट्रीय मुक्ति संभव नहीं है। अमेरिका तो तकनीक में, साइंस में, हर चीज में, रिसर्च में हमसे बहुत आगे है, सारी दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन अमेरिका में सबसे बुरी कंडीशन में औरतें। तो अगर समाज बदलना है और नवजागरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो नवजागरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्त्री मुक्ति को अपने तमाम मुक्तिकामी प्रयासों के साथ में, मुक्ति के एजेंडे के साथ में आपको अंतर्ग्रथित भाव से जोड़कर पेश करना होगा। स्त्री मुक्ति का प्रश्न राष्ट्रीय मुक्ति के प्रश्न से जुड़ा हुआ है। यह चीज पहली बार महाराष्ट्र के और बंगाल के नवजागरण ने केंद्र में लाके खड़ी की, और जो सबसे मूल्यवान चीज है और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिस पर ध्यान जाना चाहिए।
वो हमारा लक्ष्य है। स्त्री मुक्ति हमारा लक्ष्य है। अगर स्त्री मुक्ति हमारा लक्ष्य है तो राष्ट्रीय मुक्ति संभव है। हुआ यह है कि हमने राष्ट्रीय मुक्ति को प्रधान लक्ष्य बना दिया है। हम थोड़ा सा इसे बदलना चाहते हैं। नवजागरण के विमर्श के दौरान यह प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि हम थोड़ा सा प्राथमिकता बदलें। हम स्त्री मुक्ति को प्रधान लक्ष्य बनाएं, राष्ट्र स्वतः ही लिबरेट होगा। एक अन्य पहलू जिस पर कायदे से सोचने की जरूरत है, वो ये कि ये जो सुधारक और सुधार विरोधी, ये दोनों ही किस्म के जो लोग हैं, ये खाली एजेंट की भूमिका अदा करते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी सीमा है। सुधारक गायब तो सारे सुधार के प्रयत्न भी धीरे 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 बतासे की तरह बैठ जाते हैं। हर व्यक्ति जो आंदोलन में शामिल है, हर व्यक्ति जो नवजागरण की परंपरा में शामिल है, वह परिवर्तन का प्रतिनिधि है। व्यक्ति विशेष को प्रतिनिधि बना के और टारगेट बना के समाज सुधार संभव नहीं है। आज की स्थिति यह है कि आज की स्थिति में हम लोग कोई भी सामाजिक परिवर्तन अगर करना चाहते हैं तो पूरे समाज को प्रतिनिधि बनाना होगा। व्यक्ति को सिर्फ प्रतिनिधि बना के आप सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकते। खाली व्यक्ति को केंद्र में रख के, व्यक्ति को नायक बना के, व्यक्ति के इर्द गिर्द एकत्रित होकर हमने जो परिवर्तन की प्रक्रिया नवजागरण में शुरू की थी, वह 19वीं शताब्दी के लिए तो ठीक थी, लेकिन 21वीं शताब्दी में अगर स्त्री मुक्ति के लक्ष्य को हासिल करना है तो हमें सामुदायिक शिरकत, सामुदायिक भावबोध, सामुदायिक सद्भाव, इनको केंद्र में लाना होगा। आज के दौर में स्त्री का विरोध नवजागरण में था। नवजागरण में जाति के लिए लड़ाइयां थी, ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन पिछले 200 साल का जो परिवर्तन है, और खासतौर पर भारत में स्वतंत्रता अर्जित करने के बाद का जो परिवर्तन है, जिसमें कि आपने एक संविधान अर्जित किया है, वहां तमाम किस्म के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ में कानून है और एक्शन लिए जा सकते हैं। तो आज कोई भी सामाजिक मुक्ति का, स्त्री मुक्ति का एजेंडा सामाजिक सद्भाव को केंद्र में रख के ही बनाया जाना चाहिए और उसके लिए मोबिलाइजेशन किया जाना चाहिए। आज हम यहां से नहीं शुरू कर सकते कि किसी समुदाय विशेष को, किसी लिंग विशेष को, किसी जाति विशेष को हम एनिमी घोषित करें और लड़ाई लड़ें ना। लोकतंत्र में सामाजिक सद्भाव एक बुनियादी चीज है और सामाजिक सद्भाव के बिना आप कोई चीज अर्जित नहीं कर सकते। न सामाजिक विकास अर्जित कर सकते हैं, न औद्योगिक विकास अर्जित कर सकते हैं, न समाज सुधार का कोई लक्ष्य अर्जित कर सकते हैं। हमारे यहां जो सबसे बड़ी बाधा कहां से आ रही है? हमारे यहां सबसे बड़ी बाधा आ रही है सामाजिक फूट से। तो हमें सामाजिक विभाजन और सामाजिक फूट के जितने भी स्तर और लेयर हैं, उन्हें इग्नोर करके सामाजिक सद्भाव के प्रश्न को एक बुनियादी प्रश्न और बुनियादी आधार बनाना पड़ेगा। बिना सामाजिक एकजुटता और सामाजिक सद्भाव के आप स्त्री मुक्ति को हासिल नहीं कर सकते, समाज सुधार के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि आज समस्या ये नहीं, आज कानून बने हुए हैं। आज जरूरत है कानून को नीचे लागू कराने की और कानून के बारे में चेतना और समाज में उन मूल्यों को लेकर चेतना विकसित करने की। एक अन्य पहलू है जिस पर के कायदे से ध्यान दिया जाना चाहिए, वो ये कि नवजागरण में सचेत रूप से स्त्री की भूमिका को अस्वीकार किया गया था।
इस चीज को बदला महाराष्ट्र के नवजागरण ने और स्त्री की भूमिका को केंद्र में लाए ज्योतिबा फुले, पंडिता रमाबाई, आनंदीबाई और दूसरे लोग। लेकिन इन जनरल नवजागरण में स्त्रियों की भूमिका नहीं है। आज की स्थिति में स्त्रियों की भूमिका के बिना, स्त्रियों की शिरकत के बिना कोई भी स्त्री का एजेंडा इंप्लीमेंट करना संभव ही नहीं है। बल्कि यह कहें तो ज्यादा अच्छा होगा कि आज 19वीं शताब्दी की तुलना में निश्चित तौर पर सामाजिक चेतना बढ़ी है, निश्चित तौर पर लोगों के अंदर उदारवादी मूल्यों के प्रति, उदारवादी जीवन शैली के प्रति आकर्षण बढ़ा है, लेकिन इसके समानांतर संकीर्णतावादी, फंडामेंटलिस्ट या धार्मिक कठपुतलापन भी बढ़ा है। वो ताकतें कमजोर नहीं हुई। तो आज चुनौती बहुत ज्यादा है। आज चुनौती यह है कि आज अगर आप कोई भी लिबरेशन का काम करना चाहते हैं और एजेंडा सामने लाना चाहते हैं, स्त्री मुक्ति के किसी भी प्रश्न को सामने लाना चाहते हैं, तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती कहां से आएगी? सत्ता की तरफ से। कानून है आपके हाथ में, लेकिन सत्ता आपके हाथ में नहीं। सत्ता जिनके पास है वे आज सबसे ज्यादा जिन लोगों का समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं जिन लोगों को, वे लोग हैं जो कंजर्वेटिव हैं, वे लोग हैं जो परंपरावादी हैं, वे लोग हैं जो कि स्त्री लिबरेशन के पक्ष में नहीं है। तो अगर स्त्री लिबरेशन का कोई भी पहलू आप सामने लाना चाहें, मसलन आप यही सवाल सामने लाएं कि स्त्री शिक्षा होनी चाहिए और हर गांव में एक लड़कियों का स्कूल खुलना चाहिए, आप मांग करके देखिए। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि पिछले 6 साल में लगातार स्त्री की शिक्षा का बजट घटा है। वास्तविकता यह है कि स्त्रियों का एनरोलमेंट घटा है, लड़कियों का। वास्तविकता यह है कि पिछले 70 साल में हम अभी भी गांव तक लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल नहीं पहुंचा पाए हैं। अभी भी हम गांव के पास डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज खोल नहीं पाए हैं। तो अगर आप स्त्री के एजेंडे को ही सामने लाएंगे कि स्त्रियों के पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल कॉलेज खोले जाएं, तो जाहिर है उसके लिए बजट की जरूरत पड़ेगी। और आज स्थिति है कि हर हालत में शिक्षा के बजट में कटौती एक पहली सीढ़ी बन गई है किसी भी सरकार के लिए। तो अगर स्त्री मुक्ति के प्रश्न सामने लाए जाएंगे, उनसे आप मुठभेड़ करना चाहेंगे, तो सबसे बड़ी बाधा कहां से आ रही है? सबसे बड़ी बाधा आएगी सत्ता की तरफ से। 19वीं शताब्दी में सत्ता कम से कम बाधा तो नहीं देती थी, एक्शन नहीं लेती थी, एक्शन लेती थी दबाव में। लेकिन यहां तो स्थिति यह है कि एक वयस्क लड़की लड़का अगर इंटर कास्ट मैरिज करते हैं, इंटर रिलीजियस मैरिज करते हैं, तो वह गुंडे जाके उसे बाधित करते हैं, वे कोर्ट में मैरिज नहीं करने देते। ऐसे सैकड़ों केस हैं, केरल से लेके फरीदाबाद तक, हरियाणा तक दर्जनों केस हैं। सो नवजागरण ने जो परंपरा शुरू की थी अंतर जाति अंतर धार्मिक विवाह की, अगर आप उसको ही खाली एजेंडा बनाना चाहें कि वह कानूनी तौर पर वो चीज लागू की जाए, तो सबसे बड़ी बाधा कहां से आ रही है? कंजर्वेटिव ताकतों की तरफ से और सत्ता की तरफ से। सत्ता उन लोगों की मदद नहीं करती जो स्त्री के प्रश्नों को उठाना चाहते हैं और स्त्री के सवालों पर लड़ना चाहते हैं, बल्कि उल्टा है, बल्कि उल्टा है। तो ज्योतिबा फुले का, राजा राममोहन राय का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि स्त्री मुक्ति के प्रश्न को उन्होंने राष्ट्रीय मुक्ति के प्रश्न के साथ में जोड़ दिया। स्त्री मुक्ति का प्रश्न हमारी दैनंदिन राजनीति का हिस्सा होना चाहिए।
समाज सुधार का जो पूरा का पूरा जो एजेंडा है वो क्या है? वो है उनकी दैनंदिन राजनीति का हिस्सा है। हम जवाब चाहते हैं, हम प्रश्न उठाएं, हम दबाव डालें कि हमारे बीच में जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, क्या वे अपनी दैनंदिन राजनीति में, पंचायत के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में स्त्री के प्रश्नों पर, स्त्री के लिबरेशन, स्त्री के विकास के प्रश्नों पर वे अपने मैनिफेस्टो में जगह रखते हैं कि नहीं रखते? समाज बदलना चाहते हैं ना, आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं, तो आधुनिक भारत बनाने के लिए स्त्री मुक्ति के प्रश्न को आपको अपनी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा, डे टू डे डिस्कोर्स का हिस्सा, दैनंदिन बातचीत का एक आम फहम विषय बनाना पड़ेगा। अगर आप एक आम फहम विषय इसे नहीं बना सकते, आप रोजमर्रा की बातचीत का विषय नहीं बना सकते, तो आप वो स्त्री को बचा नहीं सकते। ज्योतिबा फुले ने आम फहम विषय बनाया इसे। स्त्री मुक्ति का प्रश्न ईश्वरचंद विद्यासागर के लिए एक दैनंदिन जिंदगी की लड़ाई का एक वैचारिक प्रश्न था। तो नवजागरण पर बात करते समय हमें अपने पूरे के पूरे ये कोटेशन एकत्रित करने की समस्या नहीं है कि नवजागरण पर हम कुछ कोटेशन इकट्ठे कर लें, नवजागरण पर कुछ नेताओं को माला पहना दें, नवजागरण पर कुछ उनकी पुस्तकें जारी कर दें, नवजागरण पर कुछ उनके सेलिब्रेशन के लिए सेमिनार्स कर दें। नहीं, नवजागरण का मतलब है कि स्त्री मुक्ति के प्रश्न को दैनंदिन रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना, दैनंदिन रोजमर्रा की राजनीति का हिस्सा बनाना, क्योंकि नवजागरण के लोग 24 आवर्स स्त्री मुक्ति के प्रश्न पर काम कर रहे थे। ये पार्ट टाइम काम नहीं था कि चलो अब 2 घंटा काम कर लेते हैं, नहीं। तो नवजागरण का जो एसेंस है वो कहां है? एसेंस है कि स्त्री मुक्ति के प्रश्न हमारे दैनंदिन जीवन के रोजमर्रा के प्रश्न होंगे, यानी हमारी वो लाइफ लाइन होगी। हम सांस भी लेंगे तो हमारी सांसों से स्त्री मुक्ति की ध्वनियां निकलेंगी। कोई भी सहज रूप से वे आहट महसूस करे, लेकिन संयोग है कि वियोग है, हम लोग सोचें कि क्या हमारे यहां ऐसा हो रहा है? जी नहीं। तो स्त्री मुक्ति का प्रश्न नवजागरण ने एक प्रमुख केंद्रीय एजेंडा बनाया और उसे राष्ट्रीय मुक्ति का प्रश्न बनाया। ये महाराष्ट्र के नवजागरण ने एकदम उसे नई ऊंचाई पर पहुंचाया और उसमें एक नए सामाजिक समुदाय को एक्टिव किया, वह थे दलित। उन्होंने दलित लिबरेशन को और दलित मुक्ति के प्रश्न को शिक्षा और दूसरे सुधारों के साथ जोड़ा। एक इंटरेस्टिंग चीज है ये। वो ये कि बंगाल में निचली जातियों के, जिन्हें शूद्र कहते थे, निचली जातियों में विधवा विवाह की परंपरा थी। तो वहां निचली जातियों में विधवा विवाह के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ा, बल्कि वहां से यह आइडिया लिया गया। और सवर्णों में यह दिक्कत थी कि वे विधवा विवाह नहीं करते थे। लेकिन महाराष्ट्र में एकदम उल्टा हुआ। महाराष्ट्र में सवर्णों में विधवा विवाह नहीं होता था और दलितों में भी नहीं होता था। तो दोनों ही स्तर पर यह काम करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में जिस समय नवजागरण शुरू हुआ और ज्योतिबा फुले ने जिस समय प्रयत्न शुरू किया, तो उस समय प्रयत्न करते समय उनके साथ में ब्राह्मण नहीं थे। एक मिथ है ये, एक मिथ है ये कि ज्योतिबा फुले ने जो काम किया, अंबेडकर ने जो काम किया, उस समय काम करते समय उनके साथ ब्राह्मण नहीं थे। नहीं, ये गलत है, ये गलत धारणा है। ज्योतिबा फुले के साथ में कंधे से कंधा मिला के उस जमाने के प्रगतिशील ब्राह्मणों ने बाकायदा सक्रिय भूमिका अदा की और ज्योतिबा फुले की हर तरह से मदद की। 1 जनवरी 1848 को, यानी सावित्रीबाई फुले का नाम आता है ना, कि सावित्रीबाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वे दलितों के एक स्कूल की पहली शिक्षिका बनी, दलित लड़कियों के स्कूल की पहली शिक्षिका बनी, और इस रूप में उन्हें जाना जाता है। उसकी जरा पृष्ठभूमि जान लें हम लोग। 1 जनवरी 1848 को
लड़कियों के स्कूल का श्री गणेश होता है। और ये एक सज्जन है तात्या साहब भिड़े। तात्या साहब भिड़े ने अपनी हवेली इस स्कूल के लिए दे दी और ज्योतिबा से कहा कि आप इसमें स्कूल चलाएं। और तात्या साहब भिड़े ब्राह्मण थे। तात्या साहब भिड़े ने जब स्कूल के लिए अपनी पूरी की पूरी बिल्डिंग दे दी, हवेली दे दी, तो उस समय विद्यार्थी नहीं होते थे, तो 6 विद्यार्थी जुगाड़ किए गए। ज्योतिबा फुले ने अपने दोस्तों से कहा कि भाई अपनी बेटियां भेजो। 6 लड़कियों ने दाखिला लिया, उसमें 4 ब्राह्मण लड़कियां थीं। समस्या थी कि ये दलितों के लिए स्कूल, लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया था, लेकिन लड़कियां नहीं मिल रही थी, शिक्षक नहीं थे, कौन पढ़ाएगा? तो ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में जब उसको बाहर निकाल के कि वो अब टीचर के तौर पर भूमिका अदा करे, तो उसकी घर में ही उसका विरोध हुआ। लेकिन वो सावित्रीबाई फुले निकल के आई, उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। ये घटना सिर्फ इस बात को बताने के लिए मैंने उद्धृत की है। मैं नॉर्मली ये घटनाओं के संस्मरणों के मैं प्रसंग में नहीं जाता। ये मैंने इसलिए उद्धृत किया है कि बार बार ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का जो नाम आता है, और सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के इस पूरे बड़े आयोजन के केंद्र में जो व्यक्ति था, वो संयोग से ब्राह्मण था और उसने अपनी हवेली दान में दे दी। और दान में ही नहीं दी, उसने उस समय 100 रुपए डोनेशन भी दिया और साथ साथ कहा कि वो 5 रुपए हर महीने इस स्कूल के लिए दिया करेगा। उस समय तक कोई भी किसी भी किस्म की ग्रांट इस स्कूल को नहीं मिलती। इस घटना का सिर्फ एक ही मैसेज है कि अगर आप सोशल रिफॉर्म करना चाहते हैं और सोशल रिफॉर्म के इश्यूज, स्त्री मुक्ति के सवाल, स्त्री शिक्षा के सवाल अगर केंद्र में लाना चाहते हैं, तो सामाजिक सद्भाव को केंद्र में रखकर काम करें। कुछ तुम करो, कुछ हम करें। जो तमाम किस्म की प्रगतिशील शक्तियां हैं विभिन्न जातियों में, विभिन्न धर्म के मानने वालों में, उन तमाम किस्म की प्रगतिशील शक्तियों को एकजुट किया जाना चाहिए। और ये स्कूल की पहलकदमी, जिसमें कि सावित्रीबाई फुले शिक्षिका बनी, ये स्कूल की पहलकदमी की थी किसने? तात्या साहब भिड़े ने। ये भिड़े के दिमाग में ये चीज आई पहले कि एक लड़कियों के लिए स्कूल खोला जाए। ज्योतिबा फुले के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो ज्योतिबा फुले पर विश्वास करते थे। ज्योतिबा फुले बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व के धनी थे। तो उन्हें, तात्या साहब भिड़े को यह विश्वास था कि ज्योतिबा के अगर जिम्मे कोई चीज दी जाएगी तो वो इसे आगे बढ़ाएंगे और कर लेंगे। ये घटना सिर्फ नमूना भर है, ऐसी दर्जनों घटनाएं हैं। उसमें एक जो कष्ट मेरा है, जो मैंने ये ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ते हुए जिसे मेंशन करके मैं ये बातचीत, आज का एपिसोड यहीं रोकूंगा। मैं पिछले 5-6 दिन से लगातार विभिन्न किस्म की सामग्री में देख रहा था और मुझे ये जान के बहुत तकलीफ हुई कि जो बहुत ही बेहतरीन अच्छे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जीनियस लोग हैं, जिन्होंने हिस्ट्री का काम किया है, सोशल हिस्ट्री का काम किया है, उनमें से अधिकतर ने ज्योतिबा फुले के बारे में कुछ नहीं लिखा। मसलन रजनी पामदत्त ने कुछ नहीं लिखा। हिंदी में एक हमारे बहुत ही प्रिय लेखक है, हमारे वरिष्ठ रहे हैं, मित्र रहे हैं, अब गुजर गए, अयोध्या सिंह जी, उनकी भी किताब देखी, उन्होंने भी कुछ नहीं लिखा। तमाम और जो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री पर जम के काम किया है, उन्होंने भी ज्योतिबा फुले पर कुछ नहीं लिखा। तो जाहिर है कि जो दलित आंदोलन करता है उनकी शिकायत तो होगी,
कि हमारी उपेक्षा होती है। यह कैसा मार्क्सवाद है, यह कैसी दृष्टि है जो कि बंगाल तक जाती है और बंगाल के बाद में वो महाराष्ट्र की तरफ प्रवेश नहीं करती। नवजागरण के बारे में बात करते समय हमें एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की जरूरत है, क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य की नहीं। हुआ यह है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के नाम पर जब भी नवजागरण की बहस हुई है, नवजागरण पर बातें हुई हैं, तो हम सीधे बंगाल जाते हैं और बंगाल को ही राष्ट्र मान के बात करते हैं और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य बंगाल के नवजागरण पर के आधार पर ही बनाते हैं, जो कि सही नहीं है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के लिए बंगाल का नवजागरण जितना महत्वपूर्ण है, तो वो प्रस्थान बिंदु है, उतना ही महत्वपूर्ण महाराष्ट्र का नवजागरण, उतना ही महत्वपूर्ण 19वीं सदी के दूसरे राज्यों में जो समाज सुधार के प्रचार हुए हैं, वे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मेरा इशारा हिंदी भाषी क्षेत्रों की ओर भी है। यह कैसे संभव है कि हम नवजागरण की बात करें तो खाली हमारे दिमाग में बंगाल और उसका विश्लेषण सबसे ज्यादा हो और महाराष्ट्र एक पासिंग रेफरेंस के तौर पर नाम मेंशन करके हम निकल जाएं? नहीं, नहीं। अगर स्त्री शिक्षा का प्रश्न महत्वपूर्ण है तो स्त्री शिक्षा का प्रश्न जितना महत्वपूर्ण महाराष्ट्र के लिए है, उतना ही महत्वपूर्ण बंगाल के लिए है और उतना ही महत्वपूर्ण बनारस के लिए है। हमें यह भी देखना होगा कि बनारस में स्त्री शिक्षा की शुरुआत किसने की। आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य बनाना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा कि स्त्री के सवालों को पंजाब में कैसे उठाया गया, गुजरात में कैसे उठाया गया। सो नवजागरण पर बात करते समय हमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य से निकलकर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य बनाने की जरूरत है। अभी तक की आदत यह रही है हमारी कि हम नवजागरण की जब बात करते हैं तो हम क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य को केंद्र में रखते हैं और उसी को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के तौर पर पेश करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। विभिन्न राज्यों में अपने तरीके से नवजागरण की प्रक्रिया चली है और अलग अलग समय पर शुरू हुई है। देखिए, संयोग की बात है कि सब जगह स्त्री के प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो नवजागरण पर बात करते समय स्त्री के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, दलित के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, परंपराओं से मुक्ति और जड़ जो संसार है, पुराना संसार है, उससे मुक्ति और नई जो दुनिया है वो क्या है। सारे नवजागरण के जितने भी रंगत के विचारक हैं, वो चाहे बंगाल के हों, महाराष्ट्र के हों, गुजरात के हों, हिंदी भाषी क्षेत्र के हों, सारे विचारकों के केंद्र में एक चीज दूसरी जो कॉमन है स्त्री के अलावा, वो कौन सी चीज है? वो है धर्म तो रहना चाहिए लेकिन धर्म में सुधार की जरूरत है। धर्म तो रहना चाहिए लेकिन धर्म में सुधार की जरूरत है। और ये धर्म में सुधार की जरूरत जितनी ज्योतिबा फुले महसूस करते हैं, उतनी ही जरूरत महसूस सर सैयद अहमद करते हैं, अलीगढ़ आंदोलन करता है, जो कि नवजागरण का हिस्सा है। यह कैसे संभव है कि हम नवजागरण की बात करें और मुसलमानों को भूल जाएं? यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है कि नवजागरण की बात करें और विज्ञान को भूल जाएं। नवजागरण का मतलब सिर्फ सामाजिक प्रश्न और सामाजिक आंदोलन ही नहीं है। नवजागरण का मतलब यह है कि विज्ञान के क्षेत्र में जो परिवर्तन है वे समाज को और जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। सारी दुनिया में नवजागरण की गति को तेज करने में जिस चीज ने मदद की वह थी नेचुरल साइंस की खोजें। सो विज्ञान को माइनस करके नवजागरण का कोई परिप्रेक्ष्य नहीं बनता। इंडस्ट्रियलाइजेशन को माइनस करके नवजागरण का कोई परिप्रेक्ष्य नहीं बनता। सो नवजागरण का अगर हमें एक सुसंगत, कॉम्प्रहेंसिव, जटिल परिप्रेक्ष्य बनाना है तो हमें राष्ट्रीय दृष्टि से देखना होगा, राष्ट्रीय नजरिए से देखना होगा और उसके राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो विचारों के बीच की जो अंतरक्रियाएं उन्हें भी समझना होगा और देखना होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि थॉमस पेन के दृष्टिकोण का बहुत गहरा असर था ज्योतिबा फुले के दृष्टिकोण पर।
ज्योतिबा फुले के विचार वो खाली उपनिषद पढ़ के नहीं पैदा हुए थे। ज्योतिबा फुले जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों से बहुत गहरे प्रभावित थे, स्पेंसर के विचारों से बहुत गहरे प्रभावित थे। तो नवजागरण पर बात करते समय राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय जो विचारों के साथ में जो अंतरक्रियाएं चल रही हैं नवजागरण के पुरोधाओं की, उनमें एक चीज कॉमन है। नवजागरण के जो लोग हैं वे पश्चिम के विचारों से और पश्चिम में जो परिवर्तन हो रहे थे उनसे बहुत गहरे प्रभावित हैं। वो चाहे वो ईसाइयत के बहाने हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बहाने हो, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बहाने हो, यानी किसी न किसी रूप में पश्चिम के विचारों का गहरा असर और संबंध नवजागरण से बनता है। नवजागरण में यह चीज कॉमन है कि ये भी भगवान को नहीं मानते ज्योतिबा फुले। इनके यहां भी वो निराकार है, कोई आकार नहीं है उसका। उसी तरह जो राजा राममोहन राय ने जो परंपरा शुरू की थी निराकार की, उसी तरह इनके यहां भी निराकार है। तो ये जो भगवान को अपदस्थ करके, मैंने बंगाल के नवजागरण के संदर्भ में ये बात कही थी और मैं यहां महाराष्ट्र के नवजागरण के संदर्भ में ये बात मैं शेयर करना चाहता हूं। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, कि जब इनसे पूछा गया कि धर्म क्या है, उनकी एक पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है उनकी, ज्योतिबा फुले की। पुस्तक है सत्य धर्म। पुस्तक का एग्जैक्ट नाम है सार्वजनिक सत्य धर्म। और यह पुस्तक 1889 में जी में ये पुस्तक आई। और ये पुस्तक में एक बिगिनिंग में ही प्रश्न है। ये पुस्तक संवाद की शैली में, और अनेक चीजें हैं जो ज्योतिबा फुले ने लिखी हैं वे संवाद की शैली में लिखी हैं। वो कोई उनसे बात कर रहा है, कोई उनसे सवाल कर रहा है, वो प्रश्नोत्तरी के रूप में वो चीजें आती हैं। बाद में मैं इसमें जोड़ना भी चाहूंगा प्रोफेसर कि बाद में पूरे महाराष्ट्र में जो दलित आंदोलन खासतौर पे, और ये उत्तर भारत में दरअसल एक बौद्धिक रूप से हम थोड़ी सी दरिद्रता के शिकार तो हैं ही, तो हम में से बहुत लोगों को उत्तर भारत में पता नहीं है कि महाराष्ट्र में दक्षिण भारत के बाद सबसे लंबा इतिहास कहीं अगर दलित आंदोलन का है तो वो महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र में ज्योतिबा की इस किताब के बाद एक बाकायदा पूरी शैली, और इसके पहले तुकाराम भी इस शैली में, प्रश्नोत्तरी शैली में, ज्ञानदेव और तुकाराम जो है वो जो है इस बारे में, इसमें मराठी में बात कर चुके थे। तो तुकाराम के बाद ये जो प्रश्नोत्तरी शैली में किताब आई, पूरे दलित आंदोलन में ये परंपरा है प्रश्नोत्तरी की शैली में कविता और गाने लायक जो कविता है, जो गीत हैं, उनकी परंपरा है। दलित आंदोलन के तमाम अभी के कंटेम्प्रेरी गाने ऐसे हैं जिसमें वो प्रश्नोत्तर की शैली में संवाद करते हैं गाते हुए। उसमें मैं एक जस्ट बात कह के मैं अभी फिलहाल ये से यहीं रोकूंगा। वो ये कि उनसे ये सवाल किया जाता है बिगनिंग में कि धर्म किसे कहते हैं जी, और जो उसका उत्तर वो देते हैं बहुत ही सही और सटीक उत्तर देते हैं, जो कि हम बंगाल के संदर्भ में भी डिस्कस कर चुके। धर्म का मतलब है सत्य की खोज। धर्म का मतलब ईश्वर की खोज नहीं है। और ये बात अपने आप, मैंने एग्जैक्टली उसकी भाषा क्या है मैं बताऊं तो आपको अच्छा लगेगा जी। वो ये कि उनसे सवाल किया गया कि मानव प्राणी सारी दुनिया में कैसे सुखी होगा, तो उन्होंने उत्तर दिया, सत्य आचरण के बगैर मानव प्राणी दुनिया में सुखी नहीं होगा। और इसके लिए उन्होंने फिर डिटेल्स में, जैसी उनकी शैली थी, उनकी शैली यह थी कि आम जनता को कैसे अपनी बात तार्किक तरीके से समझाई जाए। और ये आम जनता को समझाने के लिए जो पक्ष उन्होंने सामने रखा, नवजागरण के लोग
एक चीज पर बार बार जोर दे रहे हैं, वो जो कि हम सबको सीखने की चीज है, आज भी सीखने की चीज है। नवजागरण किसके लिए था? सत्य की खोज के लिए, धर्म की खोज के लिए नहीं। धर्म तो बहाना है, असल चीज है सत्य की खोज करना। और सत्य का लक्ष्य क्या है? मनुष्य कैसे सुखी रहे। ये एक नटशेल में बात जो ज्योतिबा फुले ने सामने रखी, वो बहुत मूल्यवान चीज है। और यही नवजागरण की धुरी है, और यही जिसे कहेंगे उनके जो मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य है उसके निर्माण की भी धुरी है। तो आज की बातचीत हम लोग यहीं तक सीमित रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमने कमिट किया था पिछले ही एपिसोड में प्रोफेसर ने, कि बहुत सारे लोगों की जो एक जिज्ञासा थी, जो इच्छा थी, तो हम बात करेंगे। तो हमने आज से दलित आंदोलन जो, और खासतौर पर मराठी नवजागरण का जो पूरा वो है, जो पूरी कहानी है, उस पर बात हमने शुरू कर दी है। तो रेनेसा की कहानी में आज हमने शुरू की और बात की ज्योतिबा फुले के बारे में, महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में। अगले एपिसोड में भी महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में बात होगी। और किसी ने ये सवाल किया था कि फातिमा शेख पे बात होगी कि नहीं, कि बिल्कुल होगी। ज्योतिबा फुले पे चूंकि बात हो रही है, सावित्रीबाई फुले पे बात हो रही है, तो बिना फातिमा शेख के सावित्रीबाई फुले पे बात नहीं हो सकती है। बीएम प्रसाद जी हमारे नियमित दर्शक हैं, तो बिल्कुल बात होगी इस पे, ये मैं बताना चाहता हूँ। और फिलहाल चूंकि सावित्रीबाई फुले की बात हुई है, तो बस मैं ज्योतिबा ने उनको जो शिक्षा दी और जो समान शिक्षा की, समान अधिकारों की जो बात करते थे ज्योतिबा, उन्होंने बाकायदा लिखा है इस बारे में कि स्त्री और पुरुष दोनों के अधिकार जो है समान है। तो सावित्रीबाई फुले की एक कविता है जो बहुत दिलचस्प बात कहती है, और जो बात शायद आज भी बहुत सारी गृहिणियां जो हैं वो मन में सोच के और मन महसूस के रह जाती हैं, घर में कलह ना हो इसलिए वो कहती नहीं है गांव से शहर तक। तो वो सावित्रीबाई फुले ने कहा, और मैं उन सारी महिलाओं की तरफ से आज शो में कह दे रहा हूँ। तो सावित्रीबाई फुले अपनी एक कविता में लिखती हैं, उनकी कविता है कि क्या उन्हें मनुष्य कहा जाए, मराठी में इसका नाम कुछ और है। तो वो कहती है उसमें कि पौ फटने से गोधूली तक महिला करती श्रम, पुरुष उसकी मेहनत पर जीता मुफ्तखोर, पक्षी और जानवर भी करते हैं मिलकर काम, कैसे इन निकम्मों को मनुष्य कहा जाए। तो ये पुरुषों का जो रवैया है घरों के काम में या किसी काम में हाथ ना बढ़ाने का, और ये हमने ग्रामीण क्षेत्रों में तो खूब देखा होगा। नहीं, असल में इस कविता की जो ब्यूटी है वो ये है कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, ट्रेडिशनल, जी ये उस डिवीजन ऑफ लेबर को, ये श्रम विभाजन है स्त्री और पुरुष के बीच में, जी, जिसमें स्त्री के खाते में श्रम अधिक है, और ये वो उस श्रम भी, जी, उस श्रम विभाजन को वो अस्वीकार करती हैं। जी बिल्कुल। असल में दिक्कत यहां है कि ये जो आप भाषिक रूप में उसे देखेंगे तो वो चीज पकड़ में नहीं आएगी। जी बिल्कुल। वो है उसमें जो एसेंस है वो क्या है कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर जो अब तक चली आई है, क्या इसे अस्वीकार करने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल, बहुत क्लियर है, और उनकी बहुत सारी कविताओं में ये बिल्कुल बहुत स्पष्ट होकर मुखर होकर आता है। और बल्कि कालांतर में हम इसको अगर देखें तो और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण कविता है, या ये सारा कुछ, क्योंकि ये 19वीं शताब्दी में हो रहा था जब ये अनइमेजिनेबल था दरअसल। तो रेनेसा का पूरा जो पीरियड है, और अभी भी ये कहना, ये भी एक चीज, और भी एक और चीज अब बिल्कुल जी, बेवजह आपने प्रोवोक कर दिया है। नहीं आप बोलिए। वो ये कि भाई आप ये यहां से देखिए कि सावित्रीबाई फुले के पहले जी इस तरह की भाषा में पुरुषों को लेके कभी किसी महिला ने कविता लिखी? किसी ने कभी नहीं लिखी, बिल्कुल कभी नहीं लिखी। पहली बार एक नई लैंग्वेज, समानता की भाषा में, बिल्कुल, जिसमें पुरुष की ये जो परजीविता है, उसके जो पैरासाइट एलिमेंट हैं, उनको वो सामने लाती हैं और नाम लेके सामने लाती हैं कि भाई ये पुरुष ऐसे हैं। वो ऐसे लग रहा है जैसे वो अपने घर के ही व्यक्ति से कह रही हो। जी समझ रहे आप? मतलब ये पहले क्या था, कविता तो थी लेकिन वो भगवान की आड़ में आती थी। जी, यहां भगवान की आड़ नहीं है, हाँ, वो यहां डायरेक्ट है। वो मीराबाई नहीं बन रही है, वो बहुत सीधे सीधे बात कर रही है। हाँ, डायरेक्ट है। और ये चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कुछ कहना है जी, लड़कियों के लिए खासतौर पर कुछ कहना है, तो सीधे सरल भाषा में संबोधित करके कहो।
वो चाहे पुरुष ही हो, जी कोई भी हो। अगर ये जो चीज है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि नवजागरण जो है ना, वो नए एटिकेट और नई अभिव्यक्ति शैली को जन्म देता है। और नई अभिव्यक्ति शैली कौन सी है? वह है यथार्थ केंद्रित, वह है यथार्थ केंद्रित, वह मिथकीय केंद्रित नहीं है। इसलिए ये कविता ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब अगर उसमें काव्यत्व देखें तो उसके लिहाज से बहुत कमजोर कविता है बिल्कुल वो क्योंकि जी बिगिनिंग की कविता है। बिल्कुल आज वही कविता अगर मराठी किसी लेखिका से लिखने के लिए कहा जाए या वो पढ़ी जाए इधर की जो कविताएं 150 साल बाद, तो वहां और ज्यादा लालित्यपूर्ण कविता मिलेगी इसी जी विषय पर। जी बिल्कुल लेकिन चूंकि वो पहली कविता है, शुरुआत की कविता है, जी यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखी गई, तो जाहिर है उसमें एक खास तरह की जो है ना, वो कृत्रिमता नहीं है, बनावट नहीं है उसमें कोई। काव्य के लिए जो बनावट होती है, उस बनावट का इस्तेमाल नहीं किया गया, उसमें कौशल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है उसकी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल। तो आज हमने जो बात की, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो जो शुरू हो गया है, तो ये बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी ही, ये अगले एपिसोड में भी जारी रहेगा। लेकिन आज का हासिल जो है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ब्राह्मणवाद के जो दो कोर एलिमेंट्स हैं, या दो खंबे जिन पर वो पूरा श्रेष्ठता का बोर्ड टिका हुआ है, जाति और जेंडर। मराठी जो नवजागरण है उसकी सबसे अहम बात यही है कि वो एक ही साथ जाति और जेंडर दोनों के खिलाफ आंदोलन शुरू करता है समाज में। तो मराठी नवजागरण की कहानी अगले एपिसोड में भी हम देखेंगे, हमारा 10वां एपिसोड जो होगा। और इस तरह से हमको तकरीबन जो है वो 2 महीने हो गए हैं ये सीरीज करते हुए। तो आप सब लोग इसको लगातार देख रहे हैं, ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, आप सबका शुक्रिया। और हमें जो है वो अपने सवाल, तर्क और असहमतियां हमको भेजें। हमारी ईमेल आईडी है mediavigil@gmail.com। आपकी स्क्रीन पे है, आप नोट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज जहां आप ये लाइव देख रहे हैं, अगर आप किसी की वॉच पार्टी देख रहे हैं तो facebook.com/mediavigil MEDIAVIGIL, इस पे अपने सवाल आप हमको भेज सकते हैं, अपने तर्क भेज सकते हैं, असहमति भेज सकते हैं, खुशी, गुस्सा, जो भी आप भेजना चाहें वो सब भेज सकते हैं। और 3 मैजिकल वर्ड्स जो मैं बार बार दोहराने लगा हूं, बाकी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया ब्रॉडकास्टर्स की तरह, 3 मैजिकल वर्ड्स जो हैं वो आई लव यू तो है ही मेरी तरफ से आप सबको, पर वो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। क्योंकि ये कंटेंट बहुत कीमती है, हो सकता है कभी किसी वक्त और आप ये रियलाइज करें, तो इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और शेयर जरूर कीजिए इसको लोगों तक। और हम लोग फिर मिलेंगे गुरुवार को आपके सवालों के साथ रेनेसा के एक और एपिसोड में। शुक्रिया प्रोफेसर, और आप थैंक यू। सबका शुक्रिया जो इसको थैंक देख रहे थे। यू।